नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। सबसे पहले बता दें क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। टीसीएस के नतीजे अब से कुछ देर पहले आए हैं, करेंगे कुछ एनालिसिस, समझेंगे कैसे रहे नतीजे, कंपनी का इस बार का परफॉर्मेंस किस तरह का रहा था वो जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। सितंबर में रिकॉर्ड ऊंचाई पर एसआईपी का आंकड़ा पहुंच गया है, क्या मतलब है इसका ये भी बताएंगे आपको, और कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज को भी शो में करेंगे शामिल। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हमने देखा आईटी और रियल एस्टेट शेयरों के दम पर बाजार में कुछ रिकवरी दिखाई दी, फिर भी बाजार हल्की गिरावट पर ही बंद हुए। निफ्टी दिन के निचले स्तर से करीब 200 अंक सुधरकर 17,241 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 200 अंकों की गिरावट दिखी। निफ्टी बैंक 85 और मिड कैप इंडेक्स 297 अंक गिरकर बंद हुआ। दिन भर बाजार में किस तरह की हलचल रही बता रहे हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। आज मार्केट के लिए रिकवरी का दिन था आज, क्योंकि हमने गैप डाउन किया और करीब 17,000 के बेहद करीब जाके मार्केट ने अपना लो भी टेस्ट किया और बैंक निफ्टी ने आज 38,500 का अपना लो टेस्ट किया। दोनों के लो टेस्ट होने के बाद मार्केट में सेकंड हाफ अच्छी रिकवरी का था। इनफैक्ट ये रिकवरी फर्स्ट हाफ से शुरू हो गई थी, बट गति ज़्यादा तेज़ी से और सेकेंड हाफ में मार्केट ने ली है। आप एडवांस डिक्लाइन का नंबर जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शुरुआत में जब सुबह एडवांस डिक्लाइन का नंबर आया तो करीब 1300 शेयर डिक्लाइंस के थे, लेकिन बाद में जो हमको बढ़त वाले शेयर्स थे वो सिर्फ 200-250 थे, तो ये 3 गुना हुए, 2 गुना तक हो गए। तो इसका मतलब ये है कि निचले स्तर से जो रिकवरी आई उसमें काफ़ी सारे शेयर्स ने अपना पार्टिसिपेशन किया और अपने आज के लॉसेस को ख़त्म किया, आगे बढ़े वो आगे। आ जाते हैं जरा निफ्टी के आज के टॉप गेनर्स कौन कौन से बने। अगर आज आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी को जो स्ट्रेंथ दे रहे थे शेयर्स, उसके अंदर एक्सिस बैंक के अंदर काफ़ी अच्छी मजबूती थी। ये 2-2.5% ऊपर जाके बंद हुआ और एक्सिस बैंक ने न केवल निफ्टी को बल्कि बैंक निफ्टी को भी काफ़ी मजबूत किया। टीसीएस के नंबर होंगे तो ठीक नंबर से पहले टीसीएस काफ़ी अच्छा चला, 0.2% ऊपर है। मारुति सुजुकी ने भी आज वापस से स्पीड पकड़ी है और एक कपिटा और शेयर एचडीएफसी लाइफ, इसके अंदर भी अच्छी मजबूती आई है। आईटी में टीसीएस के अलावा जो दूसरा बड़ा शेयर जो इसकी वेटेज थी वो था इन्फोसिस, वो भी बकायदा हरे निशान में बंद हुआ है। अब आ जाते हैं निफ्टी के टॉप लूजर्स पे, आज किसके शेयर ने नुकसान हमको बना के दिया है। अगर आप पे देखें तो टाटा मोटर्स पे जो रिपोर्ट आई उसने शेयर को कमज़ोर किया। हीरो मोटोकॉर्प भी टूटा रहा, हालांकि इसकी ई व्हीकल्स जो आए हैं बाद में मार्केट में चर्चा चल रही है कि थोड़ा महंगा है। और इसके अलावा आईटीसी के अंदर भी आज हमको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वापस से बनती हुई दिखी है। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी से पहले एक बार आपको बैंकिंग स्टॉक जरूर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि एक्सिस बैंक के अलावा जो बैंकिंग काउंटर्स थे उन सब में आज अच्छी मजबूती थी। आईडीएफसी फर्स्ट में, एसबीआई भी आज चलते चलते लास्ट में वो हरे निशान में जाके बंद हुआ। तो निफ्टी बैंक के अंदर आज की क्लोजिंग 39,000 के ऊपर है। ये आईडीएफसी अपनी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक, ये 3 बैंक ने अच्छी बढ़त दिखाई है। और अगर आप दिखा पाएँ तो एक आईसीआईसीआई बैंक की भी आज गिरावट है और बेहद कम है, मामूली से सिर्फ 80 पैसे के नुकसान के साथ आज आईसीआईसीआई बंद होता हुआ दिखा, यानी कि रिकवरी हमको बैंकिंग में भी काफ़ी अच्छी आई है। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में देखेंगे तो इसका भी रिटर्न काफ़ी आपको बेहतर आते हुए दिखा। इसी कैटेगरी में अगर आप स्टॉक्स देख रहे हैं तो कैस्ट्रॉल इंडिया, माइंडट्री, एम&एम और टेक टाटा केमिकल्स जैसे शेयर्स काफ़ी अच्छे चलते हुए दिखे। ये छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में आज के बढ़ने वाले सबसे अच्छे शेयर्स बने हैं। आ जाते हैं टॉप लूजर्स की कैटेगरी में। इसमें अगर आप देखें तो इंडिया बुल हाउसिंग के अंदर आज आपको प्रेशर देखने को मिला। वरुण बेवरेजेस, धानी और साथ ही डॉक्टर लाल पैथलैब, ये कुछ एक शेयर थे जो मिड कैप कैटेगरी में आज लाल निशान में थे। बिल्कुल, तो मिड कैप कैटेगरी में कुछ स्टॉक्स ऐसे जो लाल निशान के साथ बंद हुए। ब्रॉडली बाजार में रिकवरी जरूर देखने को मिली, लेकिन आज शाम को जो बड़ी खबर आई वो थी टीसीएस के नतीजे। दूसरी तिमाही के नतीजे कंपनी ने जारी कर दिए हैं और ये उम्मीद से बेहतर बताए जा रहे हैं। मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, इस बार पहली बार जो है क्वार्टरली हिसाब से 10,000 करोड़ के ऊपर कंपनी का आंकड़ा पहुंचा है। क्या और बड़ी बातें आपने देखी इसमें रिजल्ट में, और क्या एनालिसिस कहता है आपका? जी, बहुत ही शानदार क्वार्टर रहा ये, और पहली छमाही जो कंपनी ने क्लोज की शानदार नंबर्स के साथ की, और हम जो अनुमान कर रहे थे हर पैरामीटर पर नंबर अनुमान से बेहतर नज़र आ रहे हैं। और मुनाफे में जो 10,000 करोड़ का माइलस्टोन था वो कंपनी ने पहली बार पार किया। हालांकि ये अनुमान हम कर रहे थे, लेकिन अनुमान से भी बेहतर आंकड़े मुनाफे के फ्रंट पर देखने को मिले। अगर डॉलर टर्म्स में बात करें तो आई में करीब 1.5% की ग्रोथ हुई। हम 1% के बढ़त के आसपास का अनुमान कर रहे थे। रुपी टर्म्स में अगर रेवेन्यू में देखेंगे तो 4.8% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। हम 4.2% की ग्रोथ का अनुमान कर रहे थे। और मुनाफे में भी शानदार 8.5% की ग्रोथ, जो कि जैसा कि हमारा पोल भी कह रहा था। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में भी देखेंगे तो वहां पर भी करीब 4% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की, जो कि अनुमान से बेहद ही शानदार नंबर 3.2
परसेंट का हम अनुमान कर रहे थे, यहाँ पर कमी का अनुमान कर रहे थे और उसके सामने काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। यूके और यूरोप के कारोबार को लेकर जिस तरह से थोड़ा दिक्कत की बात की जा रही थी और सभी एनालिस्ट इस एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी को काफ़ी वॉच कर रहे थे, वहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की और फिलहाल इस तिमाही तो कोई ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आई है। और यूके के बुक में भी अगर हम देखेंगे तो करीब 14.8% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। यूएस के कारोबार में भी 76.6% की ग्रोथ दर्ज हुई है। हम आपको बता दें कि कंपनी के बुक में ज़्यादातर जो आय से योगदान आता है वो यूरोप कारोबार से आता है। इसके अलावा इनके वर्टिकल परफॉर्मेंस भी हर फ्रंट पर अच्छा रहा, जिसमें कि रिटेल ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही। रिटेल बुक की बात करें तो 22.9% की ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिली है और ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी हैं। डील पाइपलाइन और आगे की गाइडेंस को लेकर मैनेजमेंट कमेंट्री पर आगे नजर रहेगी, लेकिन ओवरऑल अगर कुल मिला के बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर आज की कंपनी की तरफ से। शुक्रिया पूजा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर दिखाई दे रहा है यहाँ पर कंपनी की तरफ से। पूछ लेते हैं, मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, शर्मिला जोशी और किरण जानी, उनको भी करते हैं चर्चा में शामिल और पूछते हैं कि टीसीएस पर उनकी क्या राय है। शर्मिला, आपका पहला रिएक्शन टीसीएस पे और कल जब बाजार खुलेगा तो क्या कॉल होगी आपकी? यस, तो थे कि नतीजे उम्मीद से बेहतर थे और दो तीन मेरे की टेकअवेज है इसमें। एक तो ये पहला की टेकअवे कि आपने अगर हायरिंग का नंबर देखा होगा तो वो पिछले जो हम क्वार्टर्स कहे साल कहे उससे कम नजर आता है, लेकिन इट सॉर्ट ऑफ आल्सो इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं डिमांड आगे चलकर कम हो सकता है। और दूसरी अच्छी चीज की एट्रिशन कहीं ना कहीं कम होने की संभावना है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने शायद ये कहा भी उनके कमेंट्री में कि दैट एट्रिशन हैज पीक्ड और यहाँ से अभी अगले 2 क्वार्टर में एट्रिशन रेट कम होगा। और मेरे हिसाब से आईटी के लिए ये जो बड़ी आईटी कंपनीज है उनके लिए एक अच्छी खबर होगी इफ दे एक्चुअली सी एट्रिशन गो डाउन। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे कि किस तरह के ऑर्डर्स की उन्होंने बात की है कि जो विच दे आर सॉर्ट ऑफ सिग्नल्ड आउट और कहा है कि ये क्वार्टर में ये अच्छा हुआ, तो वो काफी बड़े और ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट्स थे। सो आई थिंक दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फेवर ऑफ द लार्ज कैप आईटी। और उसके साथ साथ जो तीसरी चीज अभी हम सुन रहे थे कि सभी वर्टिकल्स में अच्छी ग्रोथ थी और सभी ज्योग्राफीज में भी काफी ठीक ठाक ग्रोथ थी। तो नाउ ऑफ कोर्स इट रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि कंसर्न्स है यूरोप और यूके और सभी यूएस सभी ज्योग्राफीज को लेकर, पर अभी तक तो उनका असर नतीजों में नहीं है और पाइपलाइन स्ट्रांग है। सो काफी आई थिंक उस तरह के फेज से आईटी गुजर रहा है कि लोग अनडिसाइडेड है, पर मेरे हिसाब से दिस वाज अ वेरी स्ट्रांग क्वार्टर फॉर टीसीएस और मेरे हिसाब से स्टॉक थोड़ा बहुत कल पॉजिटिव ही खुलेगा। ओके, तो यहाँ पर टीसीएस के लिए स्ट्रॉन्ग क्वार्टर दिखाई दे ही रहा है। किरण, हमने आज देखा कि बाजार में जब रिकवरी हो रही थी तो आईटी स्टॉक्स ही रिकवर कर रहे थे सबसे ज़्यादा और टीसीएस लीड कर रहा था। इनफैक्ट शायद बाजार को कहीं ना कहीं भनक थी कि नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, करीब 1.25% ऊपर बंद हुआ है। कल आपको लगता है कि ये लीडरशिप जारी रहेगी? अगर मैंने आज मिस कर दिया है आईटी को तो कल मैं टीसीएस या विप्रो जैसा बड़ा स्टॉक लेकर कुछ पैसा बना सकता हूँ? गुड इवनिंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी 25,000 से 26,000 की रेंज में काफी अच्छे सपोर्ट्स है, वहां से हमने मल्टीपल टाइम बाउंस देखा है। इस बार भी वहीं से सपोर्ट लेके इंडेक्स पे एक बॉटम बन सकता है, ऐसा हमें लग रहा है। साथ ही साथ अपने टीसीएस की बात करूं, रिजल्ट तो आज आया है लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे सो 2900 2800 का एक स्टीप सपोर्ट है। आगे हमने देखा था कि लास्ट ईयर स्टॉक इसी प्राइस रेंज के अंदर कंसोलिडेट हुआ था ऑलमोस्ट 4.5 मंथ, और उसके बाद एक शार्प रैली हमने 4000 तक की देखी थी। अब वापस कहीं ना कहीं स्टॉक उसी रेंज के आसपास आज हमने देखा है कि लास्ट वीक में 2900 तक के बॉटम बनाए थे। तब अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो क्लियरली वहां पे हमें दिख रहा था एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और वहां से एक फॉलोअप बाइंग आई है। स्टॉक अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है। 2 दिन पहले का जो हाई था 3124 उसके आसपास की क्लोजिंग है। जिस तरह की चार्ट पैटर्न है, कल एक कंडीशनल बाय रहेगा। 3140 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो जिनकी पोजीशन नहीं है या तो जिन्होंने अभी तक एंट्री नहीं ली है, डेफिनेटली 3140 के ऊपर टीसीएस में आप एंट्री कर सकते हो। एक स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 3080 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और 3140 के ऊपर वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 3300 काइंड ऑफ रैली इन टीसीएस। तो 3140 ये वो लेवल है जिसके ऊपर आपको करनी है खरीदारी और 3080 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। यहाँ से आप टीसीएस में आगे भी तेजी देख सकते हैं। किरण, हमने देखा कि आज बैंक्स में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। एक्सिस बैंक करीब 3% ऊपर आपको दिखाई देगा।
क्या करना चाहिए वहां पर, प्राइवेट या पब्लिक? मैं हर किसी से ये सवाल पूछता हूं, आपसे भी पूछूंगा। अभी आप कौन से स्पेस पे जाना चाहेंगे, प्राइवेट बैंक लेंगे या सरकारी बैंक लेंगे? हाँ, सो प्राइवेट और सरकारी बैंक की अगर हम बात करें तो पीएसयू बैंक की बात करें, सो पीएसयू बैंक में भी आप देखोगे कि विद इन द सेक्टर भी हमने काफी कंसंट्रेट बेट या तो कंसंट्रेट परफॉर्मेंस देखी है। जैसे अगर आप एसबीआई ले लीजिए, एक्सिस बैंक ले लीजिए या तो कैनरा बैंक लीजिए, वहां पे हमें थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस दिख रहा है, बाकी की छोटी मझोली बैंक में इतना कुछ परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर बैंकिंग के अंदर कोई परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं या तो आने वाले टाइम में अगर बैंकिंग अच्छा कर सकता है तो वी प्रीफर प्राइवेट बैंक एट ऑल। बट पहले मैं एक्सिस की बात कर लेता हूं। तो एक्सिस में जिस तरह की आज हमने प्राइस मूवमेंट देखी, अपनी सारी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करा है, एक वी शेप रिकवरी हमने देखी है। सो ओवरऑल जब तक 740 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं होता है तब तक इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। ऊपर में इमीडिएट लेवल पे हम 820 तक के टारगेट देख रहे हैं। और अगर किसी को प्राइवेट बैंक के अंदर जाना हो तो एचडीएफसी बैंक के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें तो नीचे में जिस तरह से 1380 1370 का सपोर्ट है, हमें लग रहा है कोई भी डिप आता है वहां से लॉन्ग करना चाहिए। 1350 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस और ऊपर में ये स्टॉक वापस 1450 1480 तक की जाने की गुंजाइश रखता है। सो प्राइवेट बैंक इज अवर प्रेफर्ड पिक और उसमें भी एचडीएफसी बैंक। ओके, तो प्राइवेट बैंक प्रीफर्ड पिक रहेंगे और एचडीएफसी बैंक का यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वेटेज हो सकता है। 1480 तक के टारगेट वहाँ पर, 820 तक के टारगेट के लिए एक्सिस को भी आप टारगेट कर सकते हैं, उसमें भी मोमेंटम काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। एक और अच्छी खबर आपको सुनाते हैं और वो ये कि एसआईपी पर रिटेल निवेशकों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। सितंबर महीने में निवेश 12,976 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है। ये लगातार 5वां महीना है जब एसआईपी ने निवेश में नया रिकॉर्ड कायम किया है। अगस्त के मुकाबले सितंबर में एसआईपी में 282 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। इस खबर को और डिटेल से समझा रहे हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। जी, शानदार एम्फी की डेटा आई है सितंबर के महीने में और एसआईपी की आंकड़े की बात करें तो रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे एसआईपी आया है। 12,976 करोड़, ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ रुपए का जो है एसआईपी सितंबर के महीने में आया और ये लगातार 5वें महीने है जहां पे 12,000 करोड़ का जो आंकड़ा है उसको पार किया एसआईपी के आंकड़े। इसके अलावा जो है नेट आउटफ्लोज की बात करें तो लगातार 2 मंथ्स की जो इनफ्लोज के बाद जो है ओवरऑल आउटफ्लो दिखा है 41,404 करोड़ रुपीस का। ऑफ कोर्स ये जो आउटफ्लो हुआ है क्योंकि रिडम्पशंस देखने मिले हैं आपके लिक्विड फंड्स में, ड्यूरेशन फंड्स में, उसके कारण जो है इम्पैक्ट देखने मिला है। लेकिन जो इक्विटी सेगमेंट की बात करें तो लगातार 19 स्ट्रेट मंथ में जो है इक्विटी इन्फ्लोज देखने मिली है। अब ऑफ कोर्स इक्विटी इन्फ्लोज अपने 3 मंथ हाई पे हैं, लगभग 14,100 करोड़ का है। लास्ट मंथ ये आंकड़ा जो था अराउंड 6,120 करोड़ का था। अब एयूएम्स की बात करते हैं तो आपके दोनों टोटल एयूएम ले लीजिए बाजार का या इक्विटी एयूएम ले लीजिए, दोनों अपने रिकॉर्ड स्तर पे हैं। टोटल एयूएम लगभग 40 लाख करोड़ का है और इक्विटी एयूएम भी लगभग 15 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है वहाँ पे पहुँची है। न्यू फंड ऑफर्स भी आए थे जहाँ पे 8,370 करोड़ का जो है कैपिटल रेज हुआ था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में और 21 नए स्कीम लॉन्च हुए थे। और इसके अलावा अगर सेगमेंट वाइज बात करें तो सारे इक्विटी सेगमेंट में इन्फ्लोज देखने मिली है। लार्ज कैप, मिड कैप, अब स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, ये सारे कैटेगरीज में मंथ ऑन मंथ बेसिस से और ज़्यादा ग्रोथ देखने मिली है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कह दूं कि जो सेक्टोरल थेमैटिक इंडिसेस है यहाँ पर भी 4,000 करोड़ का इन्फ्लो देखने मिला है। तो ओवरऑल कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स और रिटेल नंबर्स एसआईपी की जो है सितंबर के मंथ में देखने मिली है। तो यहाँ पर रिटेल निवेशकों का भरोसा धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार 5वां महीना है जब 12,000 करोड़ के ऊपर का एसआईपी का आंकड़ा आया है और ये अच्छा दिखाता है कि भारतीय रिटेल निवेशक जो है उसका भरोसा शेयर बाजार की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। आज बात करते हैं एक बार फिर जब वो स्टॉक जिनमें हमने दबाव आते हुए देखा, शर्मिला, ऑटो स्टॉक, यहाँ पर भी अब नतीजों का सिलसिला शुरू हुआ है। धीरे धीरे हम कंपनियों के नतीजे देखेंगे ही, लेकिन इस समय जो ग्लोबल सिचुएशन बनी हुई है, कई कंपनियां जिनका एक्सपोजर फॉरेन मार्केट में ज़्यादा है उन पर इम्पैक्ट ज़्यादा दिखता है। टाटा मोटर्स जिसमें सबसे ऊपर दिखाई देता है और आज सबसे ऊपर ये लूजर्स की लिस्ट में भी था, करीब 4% नीचे। क्या कॉल है इस समय आपका? लेना जैसे कि आप तो ग्लोबल न्यूज़ थी, उसी का असर हम देख रहे हैं टाटा मोटर्स पर। एंड वेरी ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, जब स्टॉक चल भी रहा था तब भी ग्लोबली न्यूज़ इतनी तो अच्छी नहीं थी। इट वाज मोर द फैक्ट कि ईवी के लिए काफी एक अच्छा मार्केट उन्होंने इंडिया में कैप्चर किया है और ईवी के बस के हिसाब से स्टॉक काफी चर्चा में रहा है, यू नो, एंड दैट हैज सॉर्ट ऑफ कॉट इन्वेस्टर्स फैंसी। सो आई थिंक यस, थोड़ा बहुत करेक्शन आना जरूरी था स्टॉक में, गिवन द फैक्ट कि वो वैल्यूएशन के बहुत आगे चला गया था। बट आई थिंक इट्स स्टिल अ गुड स्टॉक, तो आप उसको बाय ऑन डिप्स तरह की स्ट्रैटेजी पर रख सकते हैं। एंड ओवरऑल आई थिंक अगर आप ऑटोज की एज अ सेक्टर बात करें तो इस महीने भी नंबर्स काफी ठीक ठाक ही थे।
तो एक पॉजिटिव ही राय रहेगी, बट वैल्यूएशन यस थोड़े एलिवेटेड लग रहे हैं, और क्योंकि मार्केट इस तरह के अनसर्टन जोन में है, तो इट्स बेटर टू बी अ लिटिल कॉशियस। बाय ऑन डिप्स ये एक स्ट्रैटेजी है और कॉशियस रही है यहाँ पर तो बेहतर सिचुएशन रहेगी। आज हमने देखा स्टॉक में अच्छी खासी पिटाई हुई, गिरावट करीब 4% की। शर्मिला, यहाँ पर एक सेक्टर और जो फोकस में है खबरों की वजह से, वो है एफएमसीजी। हमने देखा कि वीकेंड पे खबर आई कि जो एफएमसीजी कंपनियां हैं उन्होंने अपने कुछ प्रोडक्ट्स के दाम कम कर दिए हैं। साबुन के दाम खासतौर पर HUL है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, इन लोगों ने अपने साबुन के दाम करीब 15% कम कर दिए हैं, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जिस तरह की सिचुएशन हम देख रहे हैं, जो सिचुएशन मॉनसून की है हमारे सामने, क्योंकि जाहिर तौर पर इनका ज्यादा एक्सपोजर रूरल एरिया में होता है एफएमसीजी कंपनीज का, आपको क्या लगता है, क्या यहां से कुछ बेटर दिन दिखाई देंगे और एफएमसीजी कंपनियों के लिए? ऐसा लग तो रहा है कहा कि पाम ऑयल और ऐसे जो की इनपुट्स है उनके रेट्स कम हो रहे हैं, बट आई थिंक जो डॉलर का सिचुएशन है दैट कुड ऐड प्रेशर, और उसके साथ साथ थोड़ी कमेंट्री सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल या इनडिफरेंट आई है कुछ कंपनी से, वेदर इट इज गोदरेज कंज्यूमर या HUL। उन्होंने कहा है कि शायद सिंगल डिजिट टाइप ग्रोथ रहे। तो किस तरह से फेस्टिवल सीजन पैन आउट होता है और क्या हम जो मॉनसून अच्छा हुआ है उसका असर एफएमसीजी पे देखेंगे, तो मेरी राय में यस, अगेन बिकॉज वैल्यूएशन एलिवेटेड है और मार्केट अनसर्टन है, तो थोड़े डिप्स पर खरीदने की सोचे। बट वेदर इट इज अमेरिको और वेदर इट इज अ डाबर और वेदर इट इज अ GCPL, सभी स्टॉक्स मुझे काफी अच्छे लगते हैं। ओके, सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर मुझे एक चुनना है किरण, तो कौन सा चुनूं, क्या करूं इसमें से? मैं एफएमसीजी स्पेस में मैं देख रहा हूं कि काफी ज्यादा एक्टिविटी चल रही है, कुछ स्टॉक्स अच्छे से चल रहे हैं, कुछ नहीं चल पा रहे हैं। कोई पिक आपकी उस स्पेस में से? सो एफएमसीजी की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर हमें काफी अच्छा लग रहा है। एक ब्रेकआउट हमने देखा था 2400 के आसपास, वहां से स्टॉक में एक शार्प रैली आई, ऊपर 2700 तक स्टॉक गया। वहां पे भी अगर हम कंसीडर करें तो एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी पुल बैक के ऊपर काम कर रहा है, पुल बैक के आसपास काम कर रहा है। प्रीवियस जो उसके ब्रेकआउट लेवल थे या जो बॉटम बना था 2520 उसके करीब करीब ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अपनी 20 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन 50 एंड 100 एंड 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। सो ओवरऑल सपोर्ट काफी अच्छा है, और जनरली हमने देखा कि मार्केट में जब इस तरह की अनसर्टेनिटी होती है एफएमसीजी डज वेल। तो कोई भी गिरावट आती है करंट मार्केट प्राइस से, हमें एफएमसीजी में लॉन्ग जाना चाहिए, सॉरी हिंदुस्तान यूनिलीवर में लॉन्ग जाना चाहिए। स्टॉप लॉस 2500 के नीचे रखना है। ओवरऑल टारगेट जो है वो 3000 का रहेगा। ये 2 से 3 महीने की वैलिडिटी के लिए कॉल रहेगा। 2 से 3 महीने में 3000 तक का टारगेट दिखाई देता है। HUL में 2500 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर बनाना है। लॉन्ग टर्म बैठेंगे, ध्यान रखिए, तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा इस स्टॉक में पैसे कमाने के लिए। चलिए आपको एक और खबर बताएं। रुपए में हमने देखा कि आज रिकॉर्ड कमजोरी का दौर जो है वो जारी रहा। हालांकि 36 पैसे की रिकवरी के साथ 82 रुपये 32 पैसे पर रुपया बंद हुआ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जारी कमजोरी क्यों नहीं थम रही है, ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी विश्वमोहन। देखिए, सबसे बड़ी वजह तो आप यही कह सकते हैं कि क्रूड में जिस तरह से तेज़ी आई है और ओपेक का उत्पादन घटाने का फैसला हुआ है, उसके बाद से क्योंकि हम नेट इंपोर्टर है, बड़े इंपोर्टर है, तो हमें अब उसी क्रूड को खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर चाहिए होगा। तो इंपोर्टर्स की तरफ से डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। और जिस तरह से पिछले हफ्ते हमने देखा था US की जॉब रिपोर्ट जो आए थे, बेरोजगारी लगातार वहाँ पर अब कम हो रही है, स्ट्रॉन्ग जॉब के नंबर्स आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि फेड जो अपना रुख आगे चल के नरम कर सकता था, लेकिन अब उम्मीद ऐसी नहीं लग रही कि हाल फिलहाल में फेड की तरफ से नरमी आएगी और ब्याज दरें आगे भी बढ़ेंगी। ब्याज दरें अगर US में बढ़ते हैं तो डॉलर और भी ज़्यादा मजबूत होगा और रुपया कमज़ोर होगा, और यही वजह है कि डॉलर में देखिए वापस से तेज़ी आ गई है। डॉलर इंडेक्स 113 के करीब फिर से आ गया है। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो रुपए पर दबाव बन रहा है, और उसकी वजह अब ये हो रही कि बॉन्ड यील्ड भी वहाँ ऊपर जा रहे हैं। FIIs की बिकवाली वापस से इंडियन इक्विटीज़ मार्केट में शुरू हो चुकी है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मिलकर रुपए पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि RBI के ओपन मार्केट ऑपरेशंस की वजह से थोड़ी बहुत रिकवरी ज़रूर आती है, और आज के सत्र में भी हमने देखा कि करीब करीब 36 पैसे की रिकवरी के साथ रुपया बंद हुआ है। तो एक RBI की तरफ से कोशिश लगातार जारी है, लेकिन डॉलर इतना मजबूत हो रहा है, उसका दबाव यहाँ पर रुपए पर लगातार हावी है। करेक्ट, लगातार रुपए पे दबाव जारी है। किरण, आप भी रुपए के चार्ट्स देखते होंगे, क्या लगता है कितनी और गिरावट बाकी है रुपए में अभी? सो ओवरऑल USD-INR का अगर हम चार्ट कंसीडर करें तो जिस तरह के चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं 8150 के आसपास की जो ब्रेकआउट थी, और जिस तरह का वो ब्रेकआउट था, हम देख रहे थे कि ऊपर में कहीं ना कहीं ये 1 से 1.5 रुपए की रैली देखने को हमें मिले। 2 दिन से हमने देखा
कि ऊपर में 80 तक की रैली हमें देखने को मिली है। आज वहां से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन जब तक 82 के ऊपर है हमें लग रहा है कि 83 हाफ तक जा सकता है मैक्सिमम एज ऑफ नाउ। अभी तक कोई भी नेगेटिव डाइवर्जेंस हमें डेली चार्ट के ऊपर देखने को नहीं मिल रहे, तो एज ऑफ नाउ 82 के ऊपर है तो ये रैली कंटिन्यू रहेगी। अगर 82 ब्रेक होता है देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 81.20 तक का एक डाउनफॉल देखें। ओवरऑल व्यू बुलिश है। 81.22 लोअर सपोर्ट है, उसके नीचे जब तक नहीं जाता है कोई बड़ी मंदी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम, और इमीडिएट लेवल पे 82 हमें ध्यान में रखना है। सो ओवरऑल व्यू तेजी है, कोई भी गिरावट आती है 81.20 के स्टॉप लॉस से बाई करना चाहिए हमें। ऊपर में 83 हाफ तक के टारगेट दिख रहे हैं। 83 हाफ तक के टारगेट आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए ठीक है, 81 के आसपास, 8150 तक के आसपास के यहाँ पर सपोर्ट भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये है कि शायद तेज़ी जो है बरकरार रहेगी। चलिए कल कौन कौन से अहम जो हैं इवेंट्स हैं और किस पर आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन से ट्रिगर्स का बाजार पर असर पड़ेगा, एक बार वो समझ लेते हैं। वामाक्षी मेरे साथ जुड़ रही हैं, बताइए वामाक्षी। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो कल चाइना का FDI डेटा आएगा, उसके अलावा जापान भी अपने करंट अकाउंट डेटा रिलीज़ करने वाले हैं कल। UK के जॉबलेस क्लेम्स और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ है ट्रैक करने के लिए। खैर ये तो हो गए ग्लोबल क्यूज़। अब बात करते हैं कुछ कॉर्पोरेट फ्रंट पर, तो हम देखेंगे डेल्टा कॉर्प और GM ब्रूअरीज अपने कल दूसरी तिमाही के नतीजे पेश करेंगे और इसी के चलते ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इसके अलावा ग्रैन्यूल इंडिया का बायबैक टेंडर ऑफर कल बंद होने वाला है। सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे 1200 करोड़ का राइट्स इशू खुलने वाला है। और कल इंपॉर्टेंट इवेंट है, वेदांता की शेयर होल्डर मीटिंग होने वाली है, जहां पर वो शेयर होल्डर से अप्रूवल लेंगे फंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए जनरल रिजर्व से रिटेन अर्निंग्स पर। और अगर ये अप्रूवल उन्हें मिल जाता है तो चांसेस है कि डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया जाए। तो ये थे कॉर्पोरेट फ्रंट पर एक्शन, बट कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी है जिसको आपके अपने रेडार पर रखना चाहिए। तो IMF अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी पब्लिश करेंगे कल, तो इस पर भी ज़रा फोकस करेगा। तो ये थे सारे ग्लोबल और डोमेस्टिक क्यूज़, इवेंट्स और अर्निंग्स जिस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। शुक्रिया वामाक्षी। चलिए इन इवेंट्स पर रखिए कल नजर। अब वक्त हो गया है जानने का मेरे मेहमान कौन से आइडियाज आपके साथ कल के लिए शेयर करने वाले हैं। वक्त है VIP शेयर्स का। शर्मिला, आपसे करना चाहेंगे शुरुआत। कल के लिए कौन से आइडियाज आप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? कल के लिए नहीं, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे SIP डेटा की, तो आई थिंक एन इंटरेस्टिंग स्टॉक टू लुक एट इन दिस स्पेस वुड बी कैम्स, क्योंकि ये ऐसी कंपनी है जो जिनका बिजनेस ही ये है, और आप इस कंपनी के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन यू कैन अप्लाई फॉर म्यूचुअल फंड आल्सो। सो कैम्स एक अच्छा स्टॉक रहेगा फॉर द लॉन्ग टर्म। ओके, बिल्कुल सही बात है। SIP का डेटा यहाँ पर काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। कैम्स पर रखिएगा नज़र, लंबी अवधि का नज़रिया रखिए, तभी आपको मुझ पर मुनाफा मिलेगा। किरण, आपकी तरफ से कौन से आइडियाज़ होंगे? हमारी तरफ से दो आइडियाज रहेंगे, दोनों बाई तरफ है। एक पहला है एजिस लॉजिस्टिक। अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जिस तरह के चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं, एक बड़े से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन में था, उस कंसोलिडेशन से स्टॉक निकला हुआ है। सो एजिस लॉजिस्टिक में अगर आप देखेंगे तो 289 के आसपास की क्लोजिंग है। जो इसके करंटली वॉल्यूम हो रहे हैं वो एवरेज 20 डे एवरेज वॉल्यूम के ऊपर हो रहे हैं, और साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। सो 289 से हम लॉन्ग करेंगे, 304 का हमारा टारगेट रहेगा, एंड 274 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। नेक्स्ट जो कॉल है वो कार्गो यूनिवर्सल है। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, साथ ही साथ लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखेंगे सो एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। सो 896 के आसपास की क्लोजिंग है, 930 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 874 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। ओके, दो बेहतरीन स्टॉक्स यहाँ पर किरण की तरफ से भी, जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर और लॉन्ग पोजीशन रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया किरण और शर्मिला, समय निकालकर आज हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। चलिए कल की तैयारी को यहीं समेटेंगे। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।